नमस्कार। शाम की 4 सुबह की तैयारी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजारों में आज के सत्र में यानी एक्सपायरी के दिन थोड़ा सा आज रेंज बाउंड ट्रेड रहा फ्रंटलाइन इंडेक्स में और एक अच्छी खरीदारी रही ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर, यानी कि मिड कैप स्मॉल कैप अच्छी खरीदारी के साथ कामकाज कर रहे थे और फ्रंटलाइन इंडेक्स में थोड़ी सी बिकवाली एक रेंज के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा था। यूरोपियन मार्केट्स तेजी के साथ ही हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन वहाँ पर थोड़ी बहुत खरीदारी देखने को मिल रही है और इंडियन मार्केट्स के अंदर भी मोर और लेस रेंज है। आप कह लीजिए कि बड़े बड़े इवेंट्स के बीच में मार्केट्स अभी परफॉर्म कर रहा है। सो स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज हैं, थोड़ी वोलेटिलिटी बनी हुई है। कल है एक्सपायरी का दिन, तो कल तो पहले आप ये मान के चले कि थोड़ी बहुत आपको जो एक वोलेटिलिटी है वो देखने को मिलेगी ही मिलेगी। और बाकी स्पेसिफिक स्टोरीज़ के हिसाब से अगर देखा जाए स्टॉक स्पेसिफिक, तो अर्निंग्स का इम्पैक्ट चल रहा है। खासतौर से जो अर्निंग्स हाल फिलहाल में देखने को मिली उसमें कोलगेट के नंबर्स आए, नंबर्स उतने ख़राब नहीं थे बट नंबर्स के बाद कमेंट्री वीक थी, तो वहाँ पर रिएक्शन नेगेटिवली आता दिखाई पड़ा। सीमेंस के अच्छे नंबर थे तो वहाँ पर रिएक्शन देखने को मिला तेज़ी की साइड पर। इसके अलावा ओबरॉय रियल्टी के नंबर ठीक थे तो वहाँ पर खरीदारी रही। सीमेंस का इफेक्ट कमेंट्स में आपको दिखाई पड़ेगा, वहाँ पर भी खरीदारी देखने को मिली। सो अलग अलग न्यूज़ फ्लोज चल रहे हैं। खरीदारी आज कोल इंडिया में देखने को मिली। जो अच्छी बाइंग थी पीएसयू बास्केट, उसमें बीईएल हुआ, कोल इंडिया हुआ, यहाँ पर थोड़ी बहुत बाइंग चली रही है। पीएफसी हुआ, नंबर्स बहुत अच्छे आए थे, नंबर्स का इम्पैक्ट देखने को मिला, प्लस कमेंट्री भी अच्छी थी उनकी। सो कल पहले आरईसी के फिर पीएफसी के नंबर्स अच्छे और नंबर्स के बाद मूव देखने को मिल रहा था इन स्टॉक्स के लिए। अब कल के लिए तैयारी करने इसलिए अब पहले तो अच्छा आज 2 लिस्टिंग भी हुई थी। वो दोनों लिस्टिंग में एक तो फ्लैट साइड पे हुई हाउसिंग फाइनेंसिंग कंपनी और बाकी दूसरी टीबीओ टेक जो है वहाँ पे करीब करीब 50% गेन आते हुए दिखाई पड़े। सो ये तो आज की लिस्टिंग हो गई। अब कल के लिए कहाँ पर नज़र रखनी होगी, किस तरह की स्टॉक्स के ऊपर फोकस करें, तो पहले खबरें देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे खबरें आई हैं। सबसे पहले कुछ खबरों की अगर बात की जाए तो खबरों के लिहाज से क्विक हील ने एक साइबर सिक्योरिटी के लिए यूरोप की ईईटी ग्रुप के साथ करार किया है पॉजिटिव एन के लिए। गुजरात स्टेट पेट्रोनेट ने पीएनजीआरबी टैरिफ ऑर्डर के खिलाफ ट्रिब्यूनल में अप्लाई की है। पीएनजीआरबी ने टैरिफ घटाकर इतना किया था, न्यूट्रल खबर है। इसके अलावा बाकी तो अर्निंग्स ही मोर लेस दिखाई पड़ रहे हैं, ज़्यादातर जो अर्निंग्स आए हैं। अर्निंग्स के लिहाज से देखिए तो अब तक जो अर्निंग आ चुकी हैं उसमें सोमानिस सिरामिक्स के नंबर आए हैं, स्ट्रॉन्ग नंबर है वाई वाई क्यू ऑन क्यू दोनों ही आधार पर। कोकोयो कैमलिन के नंबर भी स्ट्रॉन्ग है वाई वाई क्यू ऑन क्यू आधार पर। बर्जर पेंट्स के नंबर वीक हैं, लेकिन एक इंटरेस्टिंग नंबर और बता दूं बर्जर पेंट के साथ कि इसमें जो रिटेल पब्लिक का होल्डिंग है वो सिर्फ 4% है, जबकि एशियन पेंट में 12% है। और थोड़ा सा शायद इशू रहेगा यहाँ पर, तो बर्जर पेंट में शायद इशू ना आए इतना ज़्यादा, लेकिन जितना एशियन में हमने डीप कट देखा है तो ज़्यादा सेफ अब बर्जर दिखाई पड़ रहा है। दीप इंडस्ट्री के नंबर वीक साइड पर आए हैं। ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के नंबर अच्छे हैं। हनीवेल के नंबर अच्छे हैं। एनसीसी के नंबर वैसे अच्छे हैं लेकिन मार्जिन में थोड़ा सा प्रेशर है। कॉस्मो फर्स्ट के नंबर वाई वाई वीक हैं, क्यू ऑन क्यू बेसिस पे थोड़े अच्छे दिखाई पड़ेंगे। डिक्सन टेक के नंबर में मिक्स साइड पर है और कैंटावेल के नंबर भी मिक्स साइड पर है। तो ये नंबर करीब करीब अब तक 13 नंबर्स में देख चुका हूँ। 13 नंबर जो बाजार बंद होने के बाद से लेके अब तक आए हैं, तो इन नंबर्स पे ऊपर आपको नज़र रखनी होगी। और बाकी जो मीटिंग है तो वो मीटिंग्स यानी कि वो जो बोनस को लेके खबरें आ रही हैं और बाकी चीज़ें हैं उनके ऊपर आपको अदरवाइज़ नज़र रखनी होगी। 16 तारीख है, कल शायद टीसीएस का एक्स डेट भी है डिविडेंड को लेके। वो 28 तारीख का जो टीसीएस का डिविडेंड था उसका भी एक्स होगा। तो टीसीएस अगर 1% नीचे दिखे आपको या आधा 3/4% नीचे नहीं होगा, अब डिविडेंड का एक्स होगा, उसके ऊपर आपको ध्यान रखना होगा। ओके, तो अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर भी जो कि अलग अलग माध्यमों से आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सर बायोकॉन 230 की बाइंग है, 500 शेयर है, क्या करना चाहिए? सिंह साहब देखो, कल बायोकॉन के नंबर और जब तक नंबर नहीं आएंगे कुछ क्लैरिटी नहीं हो सकती, बट ये कह सकता हूँ क्यू ऑन क्यू बेसिस पे नंबर इसके बेटर आ रहे हैं, ऐसा अनुमान बाजार लगा रहा है। और वाई वाई बेसिस पे नंबर थोड़े वीक आएंगे। जो रिसेंट एक्विजिशन किया था उसका इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा, तो चीज़ें थोड़ी बेटर होनी चाहिए। सो आप अभी तो होल्ड करिए, नंबर्स पे नजर रखिएगा। चौधरी साहब का सवाल है, सुरेश चौधरी जी का, सर एमआरएफ लॉन्ग टर्म के लिए रखा है, कैसा है? एचडीएफसी, इन्फोसिस, आईओसी, मारुति, एसबीआई, जमुना ऑटो, ओएनजीसी, आयरेडा, बाप रे बाप, सिंस आईपीओ से ले रखा है और वेरी लॉन्ग टर्म के लिए, ये सब कैसे हैं और क्या लूँ? इतनी लंबी लिस्ट में से सर जो आपने आईपीओ से ले रखे हैं एचडीएफसी, इन्फोसिस, आईओसी, तो मैं क्या ही बोलूँ, दे ऑल आर गुड। आपके तो कॉस्ट से वैसे ही मल्टीपल टाइम ऊपर है,
सो कोई कहने की मतलब ही नहीं है, आराम से आप होल्ड करिए। अब रही बात आपके MRF की, इसमें देखिए MRF के सर 40 लाख तो कुल शेयर है बाजार में टोटल। उन 40 लाख में से 25-30% प्रमोटर के पास है, यानी कि 10-12 लाख शेयर उनके पास चले गए। बचे हुए कुछ शेयर फंड्स के पास हैं। कुल मिला के रिटेल पब्लिक के पास नेग्लिजिबल से शेयर आते हैं, जो आप मतलब गिन लेंगे इतने शेयर हैं बाजार में। तो इसीलिए इस शेयर में जब तक इक्विटी स्प्लिट नहीं होगी, बोनस नहीं आएगा, डाइल्यूट नहीं होगी, तब तक कुछ नहीं होने वाला। तब तक ऐसे ही स्लोली एंड स्टेडली चलता ही रहेगा कि एंड ऑफ द डे आपके पास शेयर ही नहीं है। तो अगर आपको कोई शेयर खरीदने भी होंगे तो उन्हीं लिमिटेड शेयरों में से तो शेयर लेने होंगे, और कौन सा शेयर लोगे। सो इसीलिए छोटे मोटे मतलब 100 शेयरों का भी अगर कोई मार देता है विंडो में ब्लॉक, या 800 शेयर के एक ब्लॉक में, तो ये शेयर टंग गया था नए ऑल टाइम हाई पर। सो इस तरह की चीज़ें होती है, इसलिए लो वॉल्यूम शेयर तो आप कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। बाकी आपका खुद का सिलेक्शन इतना अच्छा है, आप आराम से बने रहिए। सुमित सर गुड इवनिंग। रेन इंडस्ट्रीज सिस्टम CMP 1 साल का व्यू। होल्ड कर सकते हो अनुकूल सर रेन इंडस्ट्रीज़ को, बट एक ही चीज़ का ध्यान रखना कि ये पहले बहुत चला था। वैसे तो ये कंपनी कैल्साइन कोक के अंदर है, सीमेंट से इसका बहुत खास लेना देना नहीं है, लेकिन मतलब सीजनली मूव करते हैं ये ग्रेफाइट HEG आमतौर पे। सो एमंग 3 HEG, ग्रेफाइट और रेन में रेन इज़ द बेस्ट प्लेस्ड, तो होल्ड तो आप कर सकते हो। अब लेट्स सी कैसे मार्केट मूव करता है उसके हिसाब से, कि मिड कैप स्मॉल कैप की उस कैटेगरी में आता है जो कि बढ़िया चला हुआ है। सो थोड़ा स्केप्टिकली लॉन्ग रहना और स्टॉप लॉस साथ में फॉलो करना। ओके, हेलो सर, प्लीज सजेस्ट ऑन अशोक लेलैंड, जोमैटो एंड SW सोलार विद 20% गेन। प्लीज सजेस्ट एग्जिट लेवल्स एंड स्टॉक अपॉर्चुनिटी फॉर 1 ईयर। ठाकुर साहब देखो, SW सोलार के केस में इनको कुछ ऑर्डर्स मिलने की उम्मीदें हैं। वो ऑर्डर मिलने की उम्मीदों पे शेयर चल रहा है। अब ऐसा ना हो कि किसी दिन वो ऑर्डर आए और बाय और रूमर सेल ऑन न्यूज़ हो जाए। सो बेटर इज़, आपको अगर मान लो आपके पास 1000 शेयर है से फॉर एग्जांपल, तो आप ये करिए कि आज से मतलब शेयर 2 सर्किट लगा चुका, आपको 20% गेन आ गया है। अब यहाँ से हर तेज़ी में हर सर्किट पे आप थोड़े थोड़े शेयर बेचते चले जाओ। हर तेज़ी में जहाँ जहाँ आपको तेज़ी मिलती है वहाँ शेयर बेचिए। और नए मंदी अभी लीजिए मत, क्योंकि हर तेज़ी में हमारे 1000 शेयर हैं, आपने आज 200 बेचे, 100 बेचे, कल 200 बेचना, परसों 300 बेचना, फिर 400 बेचना अगर बचे तो। ऐसे करके आप बेचो, या हर आज 100 बेचे, कल 150 बेचना, फिर परसों 200 बेचना, फिर 250 बेचना, फिर 300 बेचना, ऐसे बढ़ा के बेचते जाओ। सो उससे क्या होगा, धीरे धीरे क्वांटिटी कम होगी और एवरेज ऊपर तरफ चली जाएगी। सो इससे आप के थोड़े पैसे बन जाएंगे और आपको एक सब्सटेंशियल की एग्जिट भी मिल जाएगा। जहीं फंस गया तो जितने पैसे उतने छोड़ देना। रही बात अब जोमेटो की और अशोक लेलैंड की, लाइकवाइज यहाँ पर भी आपको करना पड़ेगा। हर स्टॉक में तेज़ी में ही माल बेचोगे आप और कैपिटल को निकालोगे। आपको लगता है कि इस SW सोलार, जोमेटो और अशोक लेलैंड में आप कैपिटल निकाल सकते हो अपनी, तो आप निकाल लो और फिर बचे हुए शेयरों के साथ होल्ड करो। लिंडे सोलर एंड थर्मैक्स, बेटर इज थर्मैक्स फर्स्ट, देन कम सोलर, देन कम लिंडे। वैसे तीनों कंपनियां लॉन्ग टर्म होल्ड करने लायक हैं, लेकिन एक ही कैच है कि तीनों बहुत चले हुए हैं। सो थोड़ा सा हल्का होना ज़्यादा बेटर है। भौमिक साहब का सवाल है, सुमित सर योर व्यूज ऑन कोफोर्ज एंड परसिस्टेंट, कैन आई एंटर CMP? बेटर इज परसिस्टेंट, कोफोर्ज एंड परसिस्टेंट में। इसमें से एक ही वजह की वजह से मैं बोल रहा हूँ। अभी मैं असल में शीट बना रहा था कि किन में रिटेल पब्लिक के सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं और किन में सबसे ज़्यादा रिटेल पब्लिक की हिस्सेदारी है। सो इंटरेस्टिंग इस टाटा की सारी कंपनियों में है, बारिंग टाटा कम्युनिकेशन एंड टाटा TCS में, लेकिन सबसे ज़्यादा टाटा मोटर्स में, टाटा पावर में, टाटा केमिकल में, टाटा इसमें एलेक्सी में, टाटा इन्वेस्टमेंट में, इनमें बहुत होल्डिंग है रिटेल की। अब दूसरी तरफ आपके जो ये सवाल हैं, इसमें सबसे कम होल्डिंग आती हैं कोफोर्ज। मुझे लगा था मिड कैप आई टीम बहुत आ गई होगी, तो KPI टीम बहुत है, 13% चल रहा है, सबसे ज़्यादा होल्डिंग वहीं पर ही है। बिरला सॉफ्ट में 10% के आसपास, लेकिन 6% के आसपास है कोफोर्ज में और 5-6% के आसपास शायद परसिस्टेंट में। तो परसिस्टेंट इस फिर भी सेफर। और ज़्यादा कोई अच्छा ढूंढ रहे हो तो HCL टेक है, 3% के आसपास की होल्डिंग है वहाँ रिटेल की। अब आप लोग पूछोगे रिटेल की होल्डिंग से मुझे इतनी क्या प्रॉब्लम है। देखिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है रिटेल की होल्डिंग की। किसी ने एक दिन पूछा था मुझसे कि रिटेल तो बाज़ार को चला रहा है, उनके दम पे सब कुछ है। उनके दम पे सर है सब कुछ, लेकिन डायरेक्टली नहीं, म्यूचुअल फंड भी तो है ना। सो रिटेल की, जब भी रिटेल किसी शेयर में आता है वो इसीलिए आता है क्योंकि वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आप एग्जाम्पल देखिएगा, आयरेडा हुआ, एग्जाम्पल देखिए IRFC हुआ, जो बहुत चले हैं। क्योंकि आमतौर पर रिटेल उन ट्रेंड्स को पकड़ता ही नहीं है जो नहीं चल रहे हैं, वो उन ट्रेंड्स को पकड़ता है जो बहुत चल रहे हैं। वो मोमेंटम को राइड करता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बोल के अपने आप को। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, हाल फिलहाल में देखा गया, वही है बेसिकली। सो जहाँ जहाँ मोमेंटम होता है वहाँ रिटेल आता है। अब रिटेल वहाँ अगर आया है तो वहाँ रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा।
आप कहेंगे आईआरएफसी में सिर्फ 10% है। आईआरएफसी की कुल होल्डिंग ही 80% है सरकार के पास, 20% में से 10% पब्लिक के पास है, यानी रिटेल के पास है। तो इतनी ज़्यादा रिटेल उसमें आ चुकी है। जहाँ लो फ्लोट है उन शेयरों में रिटेल बढ़ रहा है, जैसे जैसे आईटीआई में, एमएमटीसी में, एसटीसी में, इनमें रिटेल बहुत आ रहा है। तो ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर ये शेयर, जैसे आईएक्स है 40% रिटेल के पास है। सो जिसमें बहुत ज़्यादा रिटेल पार्टिसिपेशन होता है आमतौर पर कंसोलिडेशन में चले जाते हैं, कुछ समय के लिए हाइबरनेशन जिसे बोलते हैं उसमें चले जाएंगे। एचडीएफसी बैंक में है, एशियन पेंट्स में है, टाइटन में है, नहीं टाइटन में फिर भी कम है इन दोनों के मुकाबले, इसलिए वो फिर भी थोड़ा बचा हुआ है। बजाज फाइनेंस में थोड़ी कम है, बंधन में है, यस बैंक में है। सो ये कुछ नाम है जहाँ रिटेल पार्टिसिपेशन ज़्यादा, और आप सुन के ही समझ रहे होंगे कि इसमें आमतौर पर इनमें रिटर्न क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि एक बड़े समय तक ये इसमें है। जैसे जैसे ये कम होने शुरू होंगे, जैसे जैसे रिटेल होल्डिंग, एक समय का उनका पेशेंस टूट जाता है, तो जैसे ही पेशेंस टूट जाएगा और रिटेल एग्जिट करने लग जाएगा, उस मिनट से वो शेयर वापस अपनी रफ्तार पकड़ना शुरू होगी, क्योंकि वो फिर अगेन फंड्स के हाथ में आ गया है। सो इस तरह से चीज़ें मूव करती हैं सालों साल। तो जहाँ मोमेंटम आता है वहाँ रिटेल आ जाता है, फिर वो मोमेंटम रुक जाता है कुछ समय के लिए, फिर वो मोमेंटम जब थम जाता है तो रिटेल निकल जाता है, फिर वापस उसको स्मार्ट हैंड पकड़ लेते हैं। लाइकवाइज ये सालों साल चलता चला आ रहा है। इसीलिए मैं रिटेल के नंबर्स ट्रैक कर रहा था, तो उसमें ये दोनों दिखे। तो एचसीएल टेक, टीसीएस, इनमें कम है। इवन इन्फोसिस में भी उतने नहीं है, 8-9% है, लेकिन परसिस्टेंट कोफोज में से परसिस्टेंट में कम है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। सर प्लीज़ सजेस्ट फ्रेश एंट्री इन बिरला सॉफ्ट एंड आईडीएफसी। दोनों के दोनों में रिटेल के सबसे ज़्यादा होल्डिंग है। इनफैक्ट अभी ट्वीट करूंगा, आप देख लेना चाहें तो। आईडीएफसी फर्स्ट यूज तो शायद 28% 25% के आसपास है, 18% तो शायद आईडीएफसी लिमिटेड में। तो ये दोनों में इतनी बड़ी बड़ी होल्डिंग है, सो अवॉइड ही करिए बैंक्स के केस में। आपको ऐसे बैंक ढूंढ लीजिए जहाँ पर थोड़ा, बैंक ऑफ इंडिया में कम है इनफैक्ट, आप चाहो तो उसको एक बार को देख सकते हो। फिर भी सिर्फ रिटेल का पैरामीटर नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि ये एक वन ऑफ द पैरामीटर है, आप इसको भी देखिए। लेकिन आमतौर पे नंबर्स अच्छे हैं बैंक ऑफ इंडिया के, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के, उनको आप फॉलो अप कर सकते हैं। एनी डिफेंस स्टॉक फॉर मिड टर्म टू एंटर नाउ। डिफेंस में सर सब तो भाग गया, क्या बताऊँ। BEL ठीक लग रहा है, थोड़ा बहुत। बाकी कर्चिन भाग गया, माजगांव भाग गया, HAL बहुत भाग गया। HAL ही चल सकता है थोड़ा और अभी, क्योंकि उसकी इक्विटी फ्लोट छोटा है, इसलिए वो चल सकता है अभी, जब तक उसमें खींच रहे हैं। बट अगेन कोई भी PSU में एंटर करिए तो स्टॉप लॉस के साथ उतरिएगा। डिफेंस में स्वान है, अब आपको पता नहीं कितना कंफर्ट है या नहीं है, लेकिन स्वान एनर्जी इज इनटू डिफेंस, दे आर गेटिंग इनटू रिलायंस नेवल के थ्रू, उसको एक बार को आप देख सकते हो चाहे तो। बट स्टॉप लॉस रखना, क्योंकि सर्किट गोज अप सर्किट गोज डाउन वाला स्टॉक है, सो स्टॉप लॉस के साथ ही आप काम करना। बट ये ऊपर से टूटा भी हुआ है, तो ठीक है, ये कंपनियाँ हैं जिनको आप देख सकते हो अदरवाइज। ओके, आगे बढ़ते हैं। और IEX में बातचीत हो चुकी। गुड लेवल टू एंटर इन लिकर स्टॉक्स। ठाकुर साहब देखो, एंटर करने के लिए कोई भी स्टॉक में, ये इसमें आप तभी एंटर करोगे जब या तो मास इसमें भागी तेज़ी आई हो। जैसे यूनाइटेड स्पिरिट्स चला है, लेकिन वो ऐसे चला है किसी को पता नहीं चला। जैसे पता चलने वाली तेज़ी होती है BSC के स्टॉक में ज़ोरदार तेज़ी आई, खूब हो अल्लाह हुआ, या HAL, इनमें खूब तेज़ी चल रही है। IEX में थी एक टाइम पे। सो ऐसी तेज़ी पता चल जाती है। कुछ तेज़ी होती है स्लोली एंड स्टेडली चलता रहता है, पता ही नहीं चलता कहाँ से कहाँ पहुँच गया। सो उसमें आता है यूनाइटेड स्पिरिट्स टाइप शेयर, तो इसलिए इनमें इतना पार्टिसिपेशन बढ़ता नहीं है। तो आमतौर पे इन शेयरों को आप अभी अगर मान लीजिए ले लेते हैं थोड़ा सा, तो आप अगर 100 की एपेटाइट रखते हैं तो 20 लेके बैठ जाइए। अगर 20 से नीचे आना शुरू होता है तो वेल एंड गुड है, वरना 20 को ही होल्ड करिए। और अगर ये नीचे आते हैं तो थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाइए। नहीं आते हैं तो जितना आपके हाथ में आ गया वही आपका है। प्लस यूनाइटेड स्पिरिट्स के अलावा अगर कुछ लेने लायक है तो ऑब्वियसली सिर्फ रेडिको खैतान है। बाकी किसी नंबर में गिरावट मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, मौका मिले तो ऐड करते रहिए। अदानी विल्मर, सर एक ही चीज़ है ठाकुर साहब यहाँ पर भी, कि जब तक इसमें ब्लॉक नहीं होता तब तक इसमें कुछ भी कहना मुश्किल है। तो ये चीज़ अभी ब्लॉक इज़ द क्रूशियल, क्योंकि अब 10% की रिटेल होल्डिंग है इसमें, और वो भी तब जब 85% ही प्रमोटर होल्डिंग है। सो होल्डिंग तो बहुत ज़्यादा है रिटेल की, बट ब्लॉक के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। तो ब्लॉक होने दीजिए, फिर कुछ भी कहना मुश्किल है, अभी तब तक के लिए कुछ भी कहना मुश्किल है। अभिषेक बनर्जी से आपका सवाल है, सर आई एम होल्डिंग 80 शेयर ऑफ बिरला सॉफ्ट 335, योर व्यू फॉर लॉन्ग टर्म। तो अगर एंड ऑल्सो योर व्यू ऑन टपारिया टूल्स। बनर्जी साहब, पहले तो बिरला सॉफ्ट अगर आपको मतलब आप कैपिटल निकालना चाहो निकाल दो, कैपिटल निकाल चुके हो तो बने रहो, और अगर नया लेने की सोच रहे हो और बढ़ाने की सोच रहे हो तो रुक जाओ, अभी कुछ मत करो। चला है शेयर, बहुत बढ़िया चला है 2 क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर के नंबर वीक थे, मतलब ये क्वार्टर के, इससे थोड़ा हल्का हुआ है, लेकिन 2 क्वार्टर से बहुत अच्छा चल रहा है। अब रही बात टपारिया टूल की, देखिए टपारिया टूल एक क्लासिक एग्जाम्पल है।
इस कंपनी की डिविडेंड यील्ड के हिसाब से आप देखोगे तो ये शायद 2 रुपये 2.5 रुपये का शेयर है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, और इसकी डिविडेंड आती है कहीं 30-40 रुपये 50 रुपये के आसपास, मतलब इसकी यील्ड बहुत ऊपर के लेवल की आती है। ये इसलिए पेपर में आपको दिखाई पड़ेगा कि बहुत अच्छा शेयर है, ये लेना चाहिए, और है भी, लेकिन आपको शेयर मिलेंगे नहीं, ये सर्किट टू सर्किट चलता है। अब क्यों चलता है? क्योंकि इसकी इक्विटी पूरी कंट्रोल्ड है। इट इज़ ओन्ड बाय कोलकाता बेस्ड दिस बांगुर ग्रुप, जो शिनकशरी सीमेंट है, और उन्हीं के पास की होल्डिंग है। तो एक्विजिशन के बाद से ही उनकी होल्डिंग, प्रमोटर की प्लस पब्लिक की होल्डिंग जो है वो सब कंट्रोल्ड है। सो इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन अगर आपको मिल गया तो बने रहिए आराम से, डिविडेंड ही खाइए इसमें। HDFC लाइफ होल्ड या एग्जिट? ASR गेमर जी, ये चलता है नहीं शेयर। अभी मेरे को लगा था कि इसमें पब्लिक की होल्डिंग बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन सिर्फ 6% या 7% के आसपास की होल्डिंग है। पब्लिक होल्डिंग को आप ये मत समझिए कि जो एक प्रमोटर होल्डिंग होती है और उसके नीचे पब्लिक होल्डिंग होती है, वो नहीं। जो रिटेल होल्डिंग है वो पब्लिक के अंदर में होती है, वो 6-7% है, तो बहुत ज़्यादा है नहीं इसमें पब्लिक का होल्डिंग, बट थोड़ा वैल्यूएशन महंगा है। सो अगर कहीं ये अच्छा खासा डीप करेक्शन में मिल जाए तो आप ऐड कर सकते हैं, डीप करेक्शन में नहीं मिले तो आप होल्ड कर सकते हैं। इसी तरह की चीज़ें, कहीं भी तेज़ी मिले फिर देखते हैं कि आपकी कॉस्ट बहुत ऊपर की है, सो कांट हेल्प इट कि इसमें बहुत ऊपर के लेवल पे आपने एंट्री किया है। मिड कैप इंडेक्स बताएं या कोई इलेक्शन के बाद लूं? गुप्ता साहब देखो, आप हो या वो लोग जिनको ये लग रहा है कि इलेक्शन के बाद में कुछ करूंगा बाजार में, तो एक चीज़ बहुत साफ बता दूं सर, कभी भी ना किसी इवेंट पर से पोजीशंस मत बनाइएगा। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो एक इवेंट आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी में कोई बड़ा बदलाव कर नहीं देगा। आप उस पोजीशन के लिए पैसा इकट्ठा करके रखें कि हाँ आपको नीचे मिलेगा माल, आप गियर अप करके और ले लो। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो, अगेन ट्रेडर नहीं, तो पहले क्लियर कर लेना आप हो कौन, ट्रेडर हो, इन्वेस्टर हो, या इन्वेस्टर के भीड़ में छुपे हुए ट्रेडर हो। इन चीज़ों का ध्यान रखना कि ये आमतौर पर पहले क्लियर करना ज़रूरी होता है। नहीं करोगे तो अपना ही नुकसान करोगे। आप सोचोगे इन्वेस्टमेंट करोगे ट्रेडिंग, या सोचोगे ट्रेडिंग करोगे इन्वेस्टमेंट, तो दोनों ही नुकसानदेह हैं। एनीवेज, लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं और आप समय दे सकते हैं तो 1-2 दिन से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। आप आज शेयर लो, 4 दिन बाद शेयर लो, 6 दिन बाद शेयर लो, इलेक्शन के रिजल्ट वाले दिन किसी फॉल में शेयर लो, तो आपके लिए रिटर्न मोर लेस लॉन्ग टर्म में उतना ही आएगा, 2-5% ऊपर नीचे मैक्स। लेकिन ट्रेडर तो बात अलग है। और रही बात, अगर आपको समझ में कुछ नहीं आ रहा कि मिड कैप इंडेक्स में मैं कहाँ जाऊँ, स्मॉल कैप इंडेक्स में कहाँ जाऊँ, क्या लूँ, तो सीधी सी बात है, कुछ नहीं, निफ्टी नेक्स्ट 50 ETF ले लीजिए। जितनी बड़ी क्वांटिटी में चाहिए उतनी बड़ी क्वांटिटी में मिलता है, जितनी ज़्यादा लिक्विडिटी चाहिए मिलेगा, जितना फॉल हो उतना आसानी से ऐड करिए, क्योंकि जितना फॉल में आप ऐड करेंगे उतना ही आपको एंड ऑफ द डे तो वो सेफ ही है, क्योंकि उसमें कुछ खास दिक्कत तो आनी है। मिड कैप इंडेक्स का ही वो पूरा रिफ्लेक्शन है, तो आप पूरा इंडेक्स ही खरीद रहे हो। सो इस तरह से आप उसमें काम कर सकते हो। इस क्रेडिट एक्सेस फॉर लॉन्ग टर्म SIP? अवॉइड सर, लॉन्ग टर्म SIP लाइक नहीं है, मोमेंटम में आप जरूर ट्रेड कर सकते हो। आदित्य जी का सवाल, सर लव योर शो, थैंक यू आदित्य साहब। वांटेड टू आस्क अबाउट योर स्टेक ऑन मिड कैप IT स्टॉक्स, इज इट राइट टाइम टू बाय? देखो आदित्य जी, सुनने में थोड़ा बुरा ज़रूर लगेगा, लेकिन मिड कैप IT से आप क्या उम्मीदें लगाते हो? 50-50, 100% इंडेक्स में शेयर चल चुके हैं और उसके बाद आपको लग रहा है कि ये और बड़ी तेज़ी दिखाएंगे, तो पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है। यहाँ पर पहले चले मिड कैप में बहुत तेज़ी वाले शेयर, जैसे बिरला सॉफ्ट चला, KPIT चला, चले ही जा रहे हैं, परसिस्टेंट, कोफोर्ज सब चले। फिर थोड़े दिन बाद अब इनके अर्निंग्स आ रहे हैं और अर्निंग्स ख़राब आ रहे हैं, तो अर्निंग ख़राब के बाद थोड़े थोड़े कूल ऑफ हो रहे हैं, चाहे बिरला सॉफ्ट हो, चाहे परसिस्टेंट हो, चाहे कोफोर्ज हो, इधर ब्लॉक डील या न्यूज़ फ्लोज के बीच में। सेफ कौन थे? लार्ज कैप, जिसमें HCL टेक महिंद्रा, TCS सेफ है, इन्फोसिस, ये सब सेफ है, क्योंकि इनमें इतनी गिरावट तेज़ी नहीं आई। हैप्पीएस्ट माइंड ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है मिड कैप में, जो चला नहीं और जो शायद चलने की उम्मीद भी नहीं लगा पा रहा है। क्यों? क्योंकि अभी भी 30% रिटेल का हिस्सा है उसमें। सो QIP किया, QIP के दाम के नीचे भी गया, लेकिन फिर भी नहीं चलता है। तो ये गैस वर्क नहीं है कि ये शेयर्स चलेंगे नहीं, खुदसा चल जाए, ऐसा कोई डिनाइल नहीं है, बट आमतौर पे जितने भी शेयरों में रिटेल का पार्टिसिपेशन ज़्यादा है वहाँ पर चाल नहीं आ रही है, ये नंबर बोल रहा है। तो अब लेट्स सी, मैं चाहता हूँ कि चल जाए, बट अगेन मिड कैप से ज़्यादा कंफर्ट आपको लार्ज कैप में दिखेगा। वहाँ रिटेल पार्टिसिपेशन अभी भी कम है, विप्रो, HCL, इन सब में 4%, 5% इसी रेंज में, TCS। सो फिर भी वहाँ पर एक बार को सिचुएशन ज़्यादा बेटर लग रही है। एक दूसरा, अगर मान लीजिए कल को बाजार गिरता है किसी भी वजह से, तो जो चला नहीं है उसकी गिरने की गुंजाइश भी कम होगी कंपेरेटिवली उसके जो कि ऑलरेडी चला हुआ है। सो इसलिए यहाँ पर दूसरी भी वजह है, इसकी वजह से लार्ज कैप सेफ है। तीसरा, डिविडेंड भी पेइंग है ही। सो किसी फॉल में आप मिड कैप को पिक कर लो, देन इट्स फाइन, थोड़ा समय ले लेगा,
थोड़ा लंबा ड्यूरेशन के लिए कंसोलिडेट करेगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन सेफ के लिए अभी अगर आप कुछ ढूंढ रहे हो तो लार्ज कैप इज़ बेटर, आप उसमें पहले टेक ले सकते हो। सो मल्टीपल चीज़ों का जो वजह है वो ये हो सकती है। बाकी अर्निंग्स ग्रोथ तो मोरलेस 19-21 सबकी है, ऐसा कुछ नहीं कि इसने ज़्यादा ग्रो कर लिया उसने कम किया। केपीआईटी एक्सेप्शनली ग्रो कर रहा है तो एक्सेप्शनली उसका स्टॉक चले भी जा रहा है। डालमिया भारत स्टॉक ऑफ द ईयर टू लूजर ऑफ द ईयर, ऐसा कुछ नहीं है चिन्मय साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने उस स्टॉक को देखा है, 2300 रुपये उसका हाई है, 1700 रुपये उसका लो है। सो 500 रुपये में स्टॉक ऑफ द डे ईयर ऑफ और वर्स्ट परफॉर्मर ऑफ द ईयर बन गया वो, ऐसा कुछ नहीं होता सर। 400 रुपये 2000 रुपये के शेयर में क्या ही होते हैं। तो 20% के गेम स्विंग में आपको लग रहा है कि वो शेयर बर्बाद हो गया। अभी भी वो देश की 5वीं सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी है सर, 4थी या 5वीं। सो एक स्टॉक के प्राइस के नीचे आने से स्टॉक की खराब सिचुएशन खराब नहीं हो जाती। कंपनी अपना धंधा कर रही है, स्टॉक अपना परफॉर्म कर रहा है। एक क्वार्टर के नंबर थोड़े वीक आए हैं। आज भी किसी की ब्रोकरेज रिपोर्ट थी, इस पर आईसीआईसीआई की थी या किसकी थी, 2400-2600 का टारगेट दे रहा है उस पर। सो थोड़े से जर्क से अगर आप घबरा रहे हो मार्केट से, देन मार्केट इज़ नॉट फॉर यू, सीधा सा जवाब है इसका। आप हमेशा फिर उन्हीं शेयरों में रहिए जो कि सेफ हैं, उन्हीं में रहिए जो कि थोड़े से स्टेबल हैं, या जहाँ पर रिटर्न आपको एश्योर मिलता हो। इट इज़ अ गुड कंपनी, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। अच्छी कंपनी है, चला है इसलिए हल्का हो रहा है, थोड़ा हल्का होने दीजिए, नीचे मिलेगा कंसोलिडेट करे, वहाँ एंटर कर जाओ, सिंपल है। तो जहाँ आप अगर कुछ नहीं कर सकते, देन फिल इट, फॉरगेट इट, शट इट वाले सिचुएशन में बैठ जाओ। बाय टाइम, व्हेन यू कैन नॉट बाय एनीथिंग, बाय टाइम, सिंपल। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। चलिए फिलहाल ग्लेनमार्क लाइफ, व्हाट talks about, nobody talks about Glenmark Life Science from IPO at 700 it went down to 350, now it's 830। सर इसमें बात क्या करना चाह रहा हूँ मिश्रा साहब, अच्छा डिविडेंड भी आया था बीच में, इसमें एक डील भी की थी, डील के बाद डिविडेंड भी आया था। तो वैसे कंपनी ठीक है, आप होल्ड भी कर सकते हो, ऐसी कोई खराबी नहीं है। वो आईपीओ के बाद तो हर कंपनी को एक बार नीचे गोता देना ही होता है। जोमेटो ले लिया, पेटीएम ले लिया, इनोनाइका भी ले लिया, इवन डीमार्ट ने भी ले लिया। सो सबको एक बार गोता तो खाना ही होता, तो एक गोता खाया और वापस ऊपर आ गया। आप बने रहो, कोई दिक्कत नहीं है इस कंपनी में, एज ऑफ नाउ होल्ड कर सकते हैं। चले फिलहाल अब इतने सवालों को शामिल करूंगा, माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे बातचीत नहीं हो पाई, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। आपसे मुलाकात होगी कल @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है, सोशल मीडिया हैंडल है। और किसी भी निवेश से पहले आप अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर लें, और CNBC आवाज़ के यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा पेजेस पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं। और अगेन किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।